अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम पढ़ेंगे FON की पीपीटी जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ पेन। ये भी हमारी डाउ की पीपीटी है और मिड एग्ज़ाम के लिए है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एट द एंड ऑफ द सेशन लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ पेन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, डिस्क्राइब द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पेन थ्योरी, differentiate between acute and chronic pain, discuss the non-pharmacological interventions pain management, identify pharmacological interventions for pain management। यानी कि इस सेशन के लास्ट में लर्नर्स इस काबिल हैं कि वो बता सकते हैं कि पेन का प्रोसेस क्या है, उसमें क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, हमने पेन की थ्योरीज बतानी है, डिफरेंशिएट बताना है, अक्यूट पेन क्या होता है, क्रॉनिक पेन क्या होता है, और नॉन फार्मालॉजिकल इंटरवेंशंस बतानी है पेन मैनेजमेंट की, फार्मालॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ पेन मैनेजमेंट भी बतानी है। कंसेप्ट ऑफ पेन। द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन IASP defines pain as an unpleasant subjective sensory and emotional experience associated with acute actual or potential tissue damage or described in terms of such damage। यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो स्टडी पेन के बारे में स्टडी करती है, उसने पेन की डेफिनेशन बताई है कि कोई भी सब्जेक्टिव सेंसरी या कोई भी इमोशनल एक्सपीरियंस या अनप्लीजेंटली एक्सपीरियंस जो कि एसोसिएट हो हमारे एक्चुअल और पोटेंशियल अगर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो उसमें जो है पेन की डेफिनेशन डिस्क्राइब की गई है। उसमें कब बताया है? IASP इंटरनेशनल एसोसिएशन स्टडी ऑफ पेन ने 2010 में ये पेन की डेफिनेशन प्रिस्क्राइब की थी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ केयर। इट अकर्स विथ मैनी डिसऑर्डर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ट्रीटमेंट्स। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ केयर में। ये हमारे किस किस पर डिपेंड करता है, मतलब कि इसमें बहुत सारे मैनी डिसऑर्डर्स होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं और ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। Nociception. What is nociception? The extent to which pain is perceived depends on the interaction between the body, analgesic system, the nervous system's transmission, and mind's interpretations of stimuli and its meaning। नोसिसेप्शन वो होता है जो हमारा पेन परसीव यानी कि वो डिपेंड्स करता है, उनके दरमियान इंटरेक्शन होता है। जो नोसिसेप्शन का पेन होता है उसका मतलब ये होता है कि जब हमें चोट लगी तो चोट जहाँ लगी है वहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन तक, किसके थ्रू? CNS पे जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो वो हमारा पेन का सिग्नल जो है हमारे माइंड तक जाता है, मतलब कि हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो हमारा नोसिसेप्शन कहलाता है। सिर्फ सिग्नल जाना नोसिसेप्शन नहीं कहलाता, बल्कि इसका दूसरा प्रोसेस है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स that detect mechanical, thermal और chemical conditions associated with potential tissue damage। देखो, एक हमारे पास होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारे पास होता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारा जब हमारा ब्रेन की तरफ जो है वो सिग्नल जाएगा, मतलब जहाँ चोट लगी है तो फ़ौरन जो है उस जगह से सिग्नल गया ब्रेन की तरफ, तो वो गया CNS के थ्रू। लेकिन जब ब्रेन से दोबारा सिग्नल आएगा, जब हमें पेन फील होगा तो वो PNS के थ्रू आएगा, ठीक है। और उसमें जो है प्राइमरी न्यूरॉन्स होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट होते हैं, जो हमारे केमिकल मीडिएटर्स होते हैं। जब हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो वो कैल्शियम और फॉस्फेट जो है हमें केमिकल कंडीशन में वो रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। When these nociceptors are activated, जब ये नोसिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब कि जब सिग्नल चला जाता है, इंटरेक्शन होता है सिग्नल चोट जहाँ लगी है उस जगह का और ब्रेन का। Signals are transduced and transmitted to the spine and brain, where the signals are modified before they are ultimately understood and then felt। The physiological process related to pain perception are described as nociception। सिग्नल जो है वो ट्रांसड्यूस यानी कि ट्रांसमिट होते हैं, पहले हमारे स्पाइन में होते हैं, स्पाइन से फिर हमारे जो है नर्वस सिस्टम की जो सिग्नल जो जाता है वो ब्रेन स्पाइन के थ्रू जाता है हमारे ब्रेन की तरफ, ब्रेन की तरफ जाके वो मॉडिफाइड होता है और
उस ब्रेन को पता होता है, ये वो अंडरस्टूड हो जाता है हमारा ब्रेन जो है वो अल्टीमेटली कि यहाँ पर चोट लगी है। तो ये जो हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि पेन से रिलेटेड है, पेन परसेप्शन से रिलेटेड है, उसको हम नोसिसेप्शन कहते हैं। पेन की फिजियोलॉजी क्या है? द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इन नोसिसेप्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन, मॉड्यूलेशन। यानी कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है मतलब वही नोसिसेप्शन का प्रोसेस, किस तरीके से सिग्नल जा रहा है, पहले कौन से सिस्टम पे जा रहा है, फिर कौन से प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स पर आ रहा है, किस तरह ट्रांसडक्शन हो रही है, किस तरह ट्रांसमिशन हो रहा है, फिर परसेप्शन हो रही है, उसके बाद मॉड्यूलेशन होकर ख़त्म हो रहा है। तो वो तमाम चेंजेस जो हैं वो हमारी फिजियोलॉजी होती है पेन की। इसमें भी आपको बताया गया है परसेप्शन कहाँ हो रही है, हमारे ब्रेन तक हो रही है। ठीक है, पहले ये ट्रांसडक्शन हो रहा है, फिर ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन के बाद जो है हमारा परसेप्शन होता है ब्रेन से, और उसके बाद मॉड्यूलेशन होता है। ट्रांसडक्शन ऑफ पेन पढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड पेन रिसेप्टर्स और नोसिसेप्टर्स कैन बी एक्साइटेड बाय मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल स्टिमुलाई। मतलब कि जो स्पेशलाइज्ड पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं और जो नोसिसेप्टर्स होते हैं वो मैकेनिकली काम कर रहे होते हैं, थर्मली भी काम कर रहे थे, केमिकल स्टिमुलाई भी काम करते हैं। पेन स्टिमुलाई इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज ट्रांसडक्शन। जब पेन हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जब फॉस्फेट और कैल्शियम रिलीज़ होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी ट्रांसडक्शन कहलाती है। क्योंकि जब फॉस्फेट और कैल्शियम रिलीज़ होता है तो हमें पेन शुरू होता है। जब सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम पेन किलर लेते हैं तो पेन किलर जो मेडिसिन होती है वो जाके फॉस्फेट एंड कैल्शियम को रोकती है, उनको रिलीज़ होने से रोकती है। जब वो उनको रोकती है तो हमारा जो पेन है वो ख़त्म हो जाता है, मॉड्यूल हो जाता है। तो दिस स्टिमुलस सेंड्स एन इम्पल्स अक्रॉस अ पेरिफेरल नर्व फाइबर नोसिसेप्टर। जो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होता है वो हमारे पीएनएस की तरफ से होता है, यानी कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम की तरफ से होता है। जो सिग्नल जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ से सिग्नल आपके ब्रेन तक गया सीएनएस के थ्रू। सीएनएस से जब आपके दोबारा आएगा पेरिफेरल के थ्रू आएगा उस जगह पे जो आपको पेन स्टिमुलाई करवाएगा, तो वो आपको नोसिसेप्टर कहलाएगा और वही आपका ट्रांसडक्शन कहलाएगा। ट्रांसडक्शन ऑफ पेन क्या है? ड्यूरिंग द ट्रांसडक्शन फेज के दौरान हार्मफुल स्टिमुलाई ट्राइगर द रिलीज ऑफ बायोकेमिकल मीडिएटर्स सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रेडिकिनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड सब्सटेंस फॉस्फेट विच सेंसिटाइज नोसिसेप्टर। जब हमारा ट्रांसडक्शन का फेज होता है, मतलब कि जब पीएनएस से ब्रेन की तरफ सिग्नल जाता है, तो कुछ हार्मोन्स, कुछ जो हमारे बायोकेमिकल मीडिएटर्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिसमें हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाता है, ब्रेडिकिनिन आ जाता है, सेरोटोनिन आ जाता है, हिस्टामिन आता है एंड फॉस्फेट भी आता है। ठीक है, पेनफुल स्टिमुलेशन also cause movement of ions across cell membrane which excites nociceptor। वही बात आ गई, जो पेनफुल स्टिमुलेशन होती है हमारी, जब पेन होता है क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो सेल में आयंस होते हैं फॉस्फेट एंड कैल्शियम वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, पेनफुल स्टिमुलेशन हो रही होती है। दिस कन्वर्जेशन इज़ नोन एज ट्रांसडक्शन, और उसी स्टिमुलेशन को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। जब हमारे सेल से आयंस रिलीज़ होंगे, उनमें मूवमेंट होगी कैल्शियम एंड फॉस्फेट में, तो वो प्रोसेस हमारा ट्रांसडक्शन कहलाता है। पेन मेडिकेशन कैन वर्क ड्यूरिंग दिस फेज बाय ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये आयंस जो रिलीज़ होते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट, ये रिलीज़ कहाँ से होते हैं? ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, जो कि हमारा एक बायोकेमिकल मीडिएटर्स है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। अब पेन मेडिकेशन मतलब जो हम पेन किलर वगैरह लेते हैं वो वर्क करती है किस इस फेज पे वर्क करती है, तो वो क्या वर्क करती है? ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। वो डायरेक्ट जो है प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगी। जब उनको वो ब्लॉक कर देगी तो हमारा पेन जो है वो मॉड्यूल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन एंड एस्पिरिन, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दी है मेडिसिन की। और बाय डिक्रीजिंग द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल लोकल एनेस्थेटिक। मतलब कि जो हमारी मूवमेंट होगी आयंस की, कैल्शियम एंड फॉस्फेट की, जब वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जाहिर है जब प्रोस्टाग्लैंडिन
जब हम कोई पेन किलर लेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन को वो प्रोडक्शन को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। जब ब्लॉक करेगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारे आयोन्स हैं कैल्शियम एंड फॉस्फेट वो डिक्रीज़ होना शुरू होंगे। जब वो डिक्रीज़ होंगे हमारी सेल मेम्ब्रेन में तो उसको हम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दी गई है लोकल एनेस्थेटिक। कोई भी आप इंजेक्शन वगैरह लेते हो पेन किलर इंजेक्शन तो वो भी और पेन किलर जो है मेडिसिन भी वो क्या करेगी, प्रोडक्शन को प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को रोकेगी। रोकने के बाद जब वो रुकेंगे तो उनके अंदर जो सेल हैं उसमें आयोन्स आ रहे हैं फॉस्फेट एंड कैल्शियम, उसकी मूवमेंट को वो रोकेगी तो हमारा पेन खुद ब खुद रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब ट्रांसमिशन क्या होता है? द सेकेंड प्रोसेस ऑफ नोसिसेप्शन ट्रांसमिशन ऑफ पेन इंक्लूड्स 3 सेगमेंट। देखें, जो नोसिसेप्शन का प्रोसेस होता है उसमें ट्रांसमिशन ऑफ पेन है, उसमें 3 सेगमेंट्स हमारे इंक्लूड हैं। फर्स्ट सेगमेंट में क्या होता है? ड्यूरिंग द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ ट्रांसमिशन द पेन इम्पल्सिस ट्रेवल फ्रॉम द पेरिफेरल नर्व फाइबर्स टू द स्पाइनल कोड। देखो फर्स्ट सेगमेंट में हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही हमें चोट लगी, चोट लगते ही क्योंकि जहाँ हमें चोट लगती है हमारी वहाँ पे फेरिफेरल नर्व्स एक्टिव हो जाती हैं। फेरिफेरल नर्व्स जो हैं वो सिग्नल लेकर जाएंगी, क्योंकि फेरिफेरल का काम क्या है, सिग्नल लेकर जाना, और सीएनएस का काम क्या है, सिग्नल देना। तो फेरिफेरल नर्व फाइबर जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेकर जाएंगी, वो हमारा फर्स्ट सेगमेंट होगा। देयर आर प्राइमरीली 2 टाइप्स ऑफ फेरिफेरल नर्व फाइबर्स दैट कंडक्ट पेनफुल स्टिमुलाई। पेरिफेरल नर्व फाइबर की दो टाइप्स होती हैं जो कि पेनफुल स्टिमुलाई को कंडक्ट करती हैं। द फर्स्ट माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर्स सेंड शार्प लोकलाइज एंड डिस्टिक सेंसेशन। ये क्या होती है, कोई भी हमें शार्प पेन होता है, लोकलाइज्ड होता है। देखें फर्स्ट जो डेल्टा फाइबर यहाँ बताई गई है उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो शार्प पेन होता है, शार्प पेन में कैसा होता है जिसमें सेंसेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल हमारा हाथ जला, ठीक है, अब हमारे हाथ पे कोई भी गर्म चीज़ लगी तो वो हमें फ़ौरन से पता चलता है कि हाथ पे कोई गर्म चीज़ लगी है, सेंसेशन भी हमें स्टार्ट हो जाती है। लोकलाइज्ड पेन होता है, हमने देखा होता है कि हाँ यहाँ पे हमें लगी है, और उसका जो पेन का जो सिग्नल होता है वो फौरी तौर पर जो है पीएनएस के थ्रू हमारे स्पाइन तक जाता है, यानी कि वो फर्स्ट सेगमेंट अटेंड करता है, तो वो हमारा ए डेल्टा फाइबर्स में आएगा, और ये माइलिनेटेड पेन होता है। ठीक है, जो अनमाइलिनेटेड होता है वो स्लो होता है, मतलब कि रिले स्लोअर इम्पल्सिस दैट आर प्रॉपरली लोकलाइज्ड विजुअल एंड रेजिस्टेंस। समटाइम ऐसा होता है कि वो पेन जो पेनलेस हो, एक चीज़ हमें लगी है लेकिन हमें पता नहीं है कि वो लगी है, जब बाद में कुछ टाइम के बाद वो हमें पेन कर रही होती है तो तब हमारे जो है वो सी फाइबर्स काम कर रहे होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स होती हैं, 2 फाइबर जहाँ बताए गए हैं जो कि पेनफुल स्टिमुलाई होती हैं। ए डेल्टा फाइबर जो है वो लॉन्गर काम करती है, फास्टेस्ट काम करती है, शार्प काम करती है, स्पीडी काम करती है, क्योंकि जो जैसे ही हमें चोट लगी फ़ौरन सिग्नल हमारे जो है फर्स्ट सेगमेंट अटेंड करेगा पीएनएस। पीएनएस कैसे अटेंड करेगा कि वो सिग्नल लेकर जाएगा हमारे स्पाइन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट अटेंड हो गया। अगर कोई चीज़ हमें लगी है, चोट हमें लगी है और हमें वो कुछ टाइम के बाद पेन कर रही है, तो वो हमारा सी डेल्टा फाइबर्स, क्योंकि ये अनमाइलिनेटेड होते हैं, इनमें जो है हमारे कैल्शियम एंड फॉस्फेट की तादाद कम होती है, माइलिनेटेड नहीं होते ये सेल्स, तो इसलिए ये धीरे धीरे इनकी जो आयन्स होते हैं वो बाद में रिलीज़ होते हैं कुछ टाइम के बाद, ये अनमाइलिनेटेड होते हैं। जो ए डेल्टा फाइबर होता है वो माइलिनेटेड होते हैं और वो फ़ौरन से अटैक करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दी गई है, आफ्टर स्टेपिंग ऑन अ नेल अ पर्सन इनिशियली फील्स अ शार्प लोकलाइज पेन विच इज रिजल्ट ऑफ ए फाइबर ट्रांसमिशन विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द होल फुट एक्स फ्रॉम सी फाइबर स्टिमुलेशन। देखें अब क्या है कि हम जब नेल काटते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा नेल एक्स्ट्रा कट हो जाता है, ज़्यादा कट जाता है, तो पर्सन को जो है इनिशियली पता चलता है और उस वक्त पेन हो रहा होता है और उसको लोकलाइज पेन होता है, मतलब कि हमें पता भी चल रहा होता है कि इस जगह पेन हो रहा है, ये इसकी जगह है, तो वो हमारा ए डेल्टा फाइबर में जाएगा, हमें शार्पली पेन होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आपके पैर में दर्द शुरू होता है, मतलब एक जगह से नाखून कटा, धीरे धीरे जब आपका दर्द बढ़ता गया, आपको कुछ टाइम के बाद पैर में भी दर्द होने लगा, तो वो आपका सी फाइबर स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है, पहले माइलिनेटेड वर्क कर रहा था, उसके बाद अनमाइलिनेटेड वर्क करने लगेगा। आफ्टर द पेन इम्पल्स ascends the spinal cord information is sent quickly to higher center in the brain। फर्स्ट सेगमेंट में क्या हो रहा था, पीएनएस सिग्नल लेकर गया था हमारे नर्वस सिस्टम तक। नर्वस सिस्टम के बाद जब हमें पेन होगा, जब ए डेल्टा फाइबर भी पता चल जाएगा, जब सी डेल्टा फाइबर भी स्टिमुलेट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा
स्पाइनल कोड है वहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी क्विकली तौर पर हमारे ब्रेन में जो हायर सेंटर्स मौजूद होते हैं वहाँ तक। वो हमारा सेकंड सेगमेंट होगा। यहाँ पे देखें इंजरी, यहाँ पे बहुत अच्छा समझाया हुआ है। यहाँ इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद जैसे ही हमें ये जो डिसेंडिंग पाथ पेरिफेरल नर्व के थ्रू हमारे पास पेरिफेरल नर्व के थ्रू सिग्नल गया हमारे स्पाइन तक, स्पाइन से फिर असेंडिंग वे में जाएगा हमारे ब्रेन तक। ठीक है, असेंडिंग वे वो होता है जो कि पेरिफेरल नर्व के थ्रू स्पाइन में आया, स्पाइन से हमारे ब्रेन तक गया। और डीअसेंडिंग पाथवे वो होता है जो हमारे ब्रेन से सीएनएस के थ्रू हमारे दूसरे जहाँ पे चोट लगी है वहाँ तक सिग्नल आएगा पेन के लिए, वो हमारा डिसेंडिंग वे होता है। मतलब पीएनएस के थ्रू जो सिग्नल जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के बाद जब हमारे ब्रेन में जाएगा तो वो हमारा जो है असेंडिंग वे होगा। लेकिन अगर हमारा जो सीएनएस हमारे माइंड में है, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ से जब सिग्नल आएगा तो वो हमारा डिअसेंडिंग पाथवे कहलाएगा, क्योंकि वो वापस की तरफ आ रहा है। जो पेन नीचे से जाएगा, मतलब जहाँ भी चोट लगी है वहाँ से हमारे ब्रेन तक सिग्नल का जाना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, तो वो हमारा जो है असेंडिंग पाथवे होगा। लेकिन अगर वही पेन दोबारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगेन वहीं आ रहा है जहाँ पर इंजरी हुई है, तो वो हमारा डिअसेंडिंग पाथवे कहलाएगा। ठीक है। Second segment is transmission of the pain signal through an ascending pathway is the spinal cord to the brain। यहाँ पर वही बात आ रही है कि सेकंड सेगमेंट में क्या होगा, पेन जो है वो हमारा असेंडिंग पाथवे की तरफ, यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाएगा। ठीक है। थर्ड सेगमेंट हमारा क्या होता है, इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन वेयर पेन परसेप्शन अकर्स। अब थर्ड सेगमेंट में क्या होगा कि हमारी जो ट्रांसमिशन होगी ना इन्फॉर्मेशन की, वो हमारे ब्रेन से आएगी। जैसे सीएनएस के थ्रू ब्रेन से हमें पता चला कि यहाँ पेन हो रहा है, तो वहाँ हमारी परसेप्शन अकर्स हो जाएगी, यानी कि परसेप्शन होना शुरू हो जाएगी ब्रेन से। जब हमारे पास सिग्नल आएगा सीएनएस के थ्रू तो वहाँ पे हमारी परसेप्शन अकर्स हो जाएगी, तो वो हमारा थर्ड सेगमेंट होगा। फर्स्ट सेगमेंट में क्या हो रहा था, चोट लगी, पीएनएस के थ्रू हमारा सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से गया हमारे ब्रेन तक। ब्रेन में क्या मौजूद है हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मौजूद है, तो ये सारा प्रोसेस हमारा कहलाया असेंडिंग पाथवे। लेकिन जब पेन हमारा शुरू होने लगा तो ब्रेन से हमारे पास, ब्रेन से सिग्नल आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, अगेन डिअसेंडिंग पाथवे में सिग्नल आएगा कि पेन्स की परसेप्शन जो है वो अकर्स हो गई है, तो वो हमारा थर्ड सेगमेंट कहलाएगा। पेन कंट्रोल कैन टेक ड्यूरिंग दिस सेकंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। पेन जो है वो हमारा कंट्रोल होता है, कंट्रोल हो सकता है सेकंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन में। मतलब कि कैसे कंट्रोल हो सकता है, फॉर एग्जांपल ओपियोइड्स, नेक्रोटिक एनाल्जेसिक्स, यानी कि यहाँ पर एक मेडिसिन बताई गई है, ब्लॉक द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स पर्टिकुलरली सब्सटेंस फॉस्फेट विच स्टॉप्स द पेन एट द स्पाइनल लेवल। देखो सेकंड सेगमेंट में हमारे पास क्या हो रहा था, जो हमारा पेन था वो सिग्नल दे रहा था असेंडिंग पाथवे में हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जा रहा था। ठीक है। लेकिन जब पेन हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जाता है तो वहाँ पे जो हमारी नर्व होती है और उसमें जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसमें हमारा फॉस्फेट एंड कैल्शियम रिलीज होता है, जिससे हमें पेन महसूस होता है, जिससे हमें परसेप्शन होती है जब थर्ड सेगमेंट में जाता है। लेकिन जब पेन जैसे ही फॉस्फेट वगैरह रिलीज़ होगा, तो अगर हम कोई भी पेन किलर ले लेते हैं, चाहे वो इंजेक्शन की सूरत में हो, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो, तो वो क्या करेगी, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर में फॉस्फेट एंड कैल्शियम रिलीज़ हो रहा है उसको ब्लॉक कर देगी। ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिनिन से रिलीज़ हो रहा था। क्या रिलीज़ हो रहा था, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जब ये उनको रोकेगी तो हमारा पेन जो है वहीं पर रिलीज़ होना ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो मतलब कि हम इसको सेकंड सेगमेंट पर भी रोक सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट पे जो है हमें वो पेन इतना महसूस नहीं होता, फर्स्ट सेगमेंट पे हमारा सिर्फ सिग्नल जाता है। फर्स्ट सेगमेंट में हमारे पास डेल्टा फाइबर्स मौजूद होते हैं, जैसे कोई चोट लगी, इंजरी हुई हाथ पे, फ़ौरन पता चला कि यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा
डेल्टा फाइबर में आ गया। थोड़ी देर के बाद वो पूरे हाथ में दर्द होता है या पूरे पैर में दर्द होता है तो वो सी डेल्टा फाइबर में चला गया। फर्स्ट सेगमेंट में अगर फर्स्ट सेगमेंट से फिर क्या होता है, सेकंड सेगमेंट में आ जाता है। तो सेकंड सेगमेंट में हमारा पेन जो है वो मॉडरेट हो जाता है, माइल्ड टू मॉडरेट, यानी कि बर्दाश्त तो कर सकते हैं लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वही मॉडरेट पेन बर्दाश्त भी नहीं किया जाता, तो हम उसको ख़त्म करने के लिए पेन किलर लेंगे ताकि वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाए। परसेप्शन ऑफ पेन, इट इज़ द थर्ड प्रोसेस ऑफ नोसिसेप्शन। परसेप्शन ऑफ पेन क्या है, ये हमारा नोसिसेप्शन का थर्ड प्रोसेस है। इट इज़ व्हेन अ पर्सन बिकम्स कॉन्शियस ऑफ द पेन, इट इज़ बिलीव that pain perception occurs in the cortical structures which allows for different cognitive behavioral strategies to be applied to reduce the sensory affective component of pain। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक पर्सन है जो कि कॉन्शियस है, उसको पेन हो रहा है पेन परसेप्शन के साथ, ठीक है। उसके कॉर्टिकल स्ट्रक्चर में अकर्स है। कॉर्टिकल स्ट्रक्चर जो है आपके माइंड में होता है, जो कि आपके कॉर्टेक्स के साथ होता है। कॉर्टिकल स्ट्रक्चर में एक नर्व जाती है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जाती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारी नर्व जाती है कॉर्टेक्स की तरफ जो नर्व जाती है उसको हम कॉर्टिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और उस नर्व में जो है 6 लेयर्स मौजूद होती हैं। जो नर्व हमारी स्पाइनल की तरफ से जाती है जिससे हमें परसेप्शन फील होती है, हमारा जो थर्ड सेगमेंट है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो है हमारे 14 to 16 बिलियन सेल्स मौजूद होते हैं उस नर्व में, जो कि क्विकली हमें बताते हैं कि पेन किस जगह हो रहा है, किस तरीके का पेन है और किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बताता है। अब जो कॉन्शियस होगा पेशेंट तो उसको पता होगा कि उसको पेन हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, किस जगह हो रहा है और कब से हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि cognitive behavioral strategies to be applied to reduce the sensory and affective component of pain। उसको क्या करेंगे, जो कि डिफरेंट कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करता है। मतलब कोई भी स्ट्रेटजी आप अप्लाई करते हैं ताकि उसका जो सेंसरी अफेक्टिव है कंपोनेंट है जो पेन का, वो रिड्यूस हो सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दी गई है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड अप्रोचेज सच एज डिस्ट्रैक्शन, इमेजिनरी एंड म्यूजिक कैन हेल्प डायरेक्ट द क्लाइंट्स अटेंशन अवे फ्रॉम पेन। क्या करेंगे कि एक कॉन्शियस पर्सन है जिसको पेन हो रहा है और उसको पेन परसेप्शन भी हो रही है कि उसका जो कॉर्टिकल स्ट्रक्चर है उसके साथ पेन उसका अकर्स है, मतलब उसको पहचान है कि उसका पेन कहाँ हो रहा है, कब से हो रहा है। तो हम कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रेटजीज या थेरेपी में क्या आता है कि पेशेंट को हम जो है डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इमेज या उसको इमेज दिखा के भी कर सकते हैं, उसको म्यूज़िक दिखा के, जिसको कहते हैं ध्यान बटाना। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप उसका ध्यान इधर उधर करें, मतलब उसको बहलाना ताकि वो अपना पेन भूल जाए। तो ये क्या है कि बिहेवियरल थेरेपी जब हम करेंगे एज अ नर्स तो ये उसके हेल्प कर सकता है कि उसकी जो अटेंशन है पेन की तरफ से वो अवे हो जाए, मतलब दूर हो जाए। मॉड्यूलेशन ऑफ पेन क्या होता है? दिस इज़ द फोर्थ सिस्टम ऑफन डिस्क्राइब्स एज द डिसेंडिंग सिस्टम। मॉड्यूलेशन ऑफ पेन वो होता है, ये हमारा फोर्थ सिस्टम कहलाता है। जो हमने सेगमेंट्स पढ़े थे वो अलग थे, अब ये हमारा जो है ट्रांसमिशन हमने पढ़ लिया, ट्रांसडक्शन हमने पढ़ लिया, परसेप्शन पढ़ लिया। मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो हमारा डिसेंडिंग पाथवे था, मतलब कि CNS की तरफ से जो हमारा, जहाँ हमें चोट लगी थी वहाँ तक हमें इम्पल्स के थ्रू सिग्नल आ रहे थे डिसेंडिंग पाथवे में, वो हमारा मॉड्यूलेशन था। These descending fibers release substances such as endogenous opioids, serotonin, and norepinephrine, which can inhibit the ascending of noxious impulses in the dorsal horn। जो डिसेंडिंग फाइबर्स होती हैं वो रिलीज़ करती हैं सब्सटेंसेस। कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? एंडोजीनियस ओपाइड्स भी होते हैं, सेरोटिनिन होते हैं और नॉरेपिनेफ्रिन होते हैं, जो कि इनहिबिट करती है हमारी असेंडिंग नॉक्शियस इम्पल्सिस को हमारे डोर्सल हॉर्न में। ये पिक्चर दी गई है, यहाँ पर एक दफ़ा फिर से देख लेना। यहाँ पे परसेप्शन, ट्रांसमिशन, ट्रांसडक्शन, परसेप्शन एंड मॉड्यूलेशन सबको बताया है। असेंडिंग पाथवे का भी बताया है कि किस तरीके से हमारे माइंड तक जाता है, और डिसेंडिंग पाथवे का भी बताया है कि रिलीज़ होता है, एंडोजीनियस होता है, फिर ओपियोइड्स होता है, फिर सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन,
जो कि इनहिबिट करता है, रिड्यूस करता है कि असेंडिंग मतलब दोबारा पेनफुल जो इम्पल्सेस हैं वो दोबारा से ना जाएं, जब डिसेंडिंग हो जाए तो दोबारा से असेंडिंग ना हो। टाइप्स ऑफ पेन। पेन इज कैटेगराइज्ड बाय ड्यूरेशन, अक्यूट और क्रॉनिक, पैथोलॉजिकल कंडीशन एग्जाम्पल कैंसर और न्यूरोपैथिक। पेन जो है वो कैटेगराइज होता है दो चीज़ों में, यानी कि ड्यूरेशन के मतलब उसका कब से पेन हो रहा है आपको, ड्यूरेशन आप बताते हैं, और पैथोलॉजिकल कंडीशन से भी हम पेन को देखते हैं कि वो कैंसर का पेन है, सीए पेन है, या न्यूरोपैथिक पेन है, या नर्व इम्पल्सिस पेन है। ड्यूरेशन में हमारे पास कौन कौन सा होता है, अक्यूट एंड क्रॉनिक। अक्यूट वो होता है जो हमें अक्यूट पेन हमारा वो होता है जो हमें सडनली हो, मतलब कि कोई भी हमें चोट लगी हो फ़ौरन हमें पेन होना शुरू हुआ तो वो हमारा अक्यूट पेन होता है। ठीक है, क्रॉनिक पेन कौन सा होता है, क्रॉनिक पेन वो होता है जो एपिसोडिक होता है, जो मतलब हमें पता है कि हमारा पेन हो रहा है, इस जगह हमें पेन होता है, हम उसकी मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन वो एपिसोडिक होता है, जैसे सीए का पेन होता है तो वो पुराना, अब चाहे वो 1 हफ्ते पुराना हो, चाहे 2 हफ्ते पुराना हो, 3 हफ्ते पुराना हो, लेकिन हम उसकी मेडिसिन लेते हैं। और एपिसोडिक पेन होता है कि कभी होता है कभी नहीं होता, तो वो हमारा क्रॉनिक पेन होता है। क्लासीफाई हम इसको कैसे करते हैं कि हमारी लोकेशन, हेडेक, बैक, जॉइंट, स्टमक, कार्डिक के कहाँ पेन हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, सर में हो रहा है, पीछे बैक पे हो रहा है, जॉइंट में हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, या कार्डिक में हो रहा है। इंटेंसिटी देखते हैं हम उसकी कि पेन इंटेंसिटी क्या है, मतलब किस हिसाब से पेन हो रहा है, माइल्ड है, कम है, मॉडरेट है, थोड़ा ज़्यादा है, या सीवियर है, बहुत ही ज़्यादा है। और उसकी हम एटियोलॉजी देखते हैं। अब एटियोलॉजी में हम क्या देखते हैं, नोसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिकल देखते हैं। नोसिसेप्टिव में हमारे पास क्या आता है, सोमेटिक और विजरल पेन आ जाता है, और न्यूरोपैथिक में हमारे पास फेरिफेरल एंड सेंट्रल आ जाता है। इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। अक्यूट पेन ऑल्सो नोन एज ट्रांजिट पेन सॉरी। अक्यूट पेन जो है वो हम ट्रांजिट पेन भी कहते हैं। अक्यूट पेन इज प्रोटेक्टिव, हैज़ एन आइडेंटिफिएबल cause, is of short duration and has limited tissue damage and emotional response। acute pain क्या होता है, वो प्रोटेक्टिव होता है, आइडेंटिफेबल होता है, मतलब कि पहचान होती है, पहचाना जा सकता है उसको, और वो हमारे पास उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो शॉर्ट होती है, चोट लगी, दर्द हुआ, मेडिसिन ली, ठीक हो गए, वो हमारा अक्यूट पेन होता है। उसमें जो है हमारा लिमिटेड टिश्यू डैमेज होते हैं और इमोशनल रेस्पॉन्स भी हमारा हो रहा होता है। ठीक है, इवेंचुअली रिजॉल्व विद और विदाउट ट्रीटमेंट आफ्टर एन इंजर्ड एरिया हील्स। इवेंचुअली रिजॉल्व हो सकता है, मतलब कि ट्रीटमेंट के बगैर भी ठीक हो सकता है और ट्रीटमेंट के साथ भी ठीक हो सकता है, चाहे वो इंजर्ड कोई भी एरिया जो है इंजर्ड हुआ हो। Acute pain has a predictable ending, healing, and an identifiable cause. Health team members are usually willing to treat it aggressively. Unrelieved acute pain can progress to chronic pain. Acute pain क्या होता है, प्रिडिक्टेबल एंडिंग होती है, उसमें हीलिंग होना शुरू होती है और आइडेंटिफिएबल कोज होता है, मतलब उसको पता होता है कि हमें ये पेन हो रहा है। हेल्थ टीम मेंबर्स जो होते हैं, जो स्टाफ होता है, वो क्या करता है, उसको ट्रीट करता है अग्रेसिवली, यानी कि उसको फौरनी तौर पर ट्रीट करता है। अनरिलीव अक्यूट पेन कैन प्रोग्रेस टू क्रॉनिक पेन, ताकि जो उसका अक्यूट पेन है वो क्रॉनिक पेन की तरफ भी जा सकता है। अनरिलीवेबल, अगर वो अक्यूट उसी वक्त उसको ट्रीट ना किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वो क्रॉनिक पेन की तरफ भी जा सकता है। क्रॉनिक पेन क्या होता है, क्रॉनिक पेन ऑल्सो नोन एज परसिस्टेंट पेन। अक्यूट पेन जो था वो हमारा क्या कहला रहा था, ट्रांजिट पेन। क्रॉनिक पेन जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट पेन इज प्रोलॉन्ग्ड होता है, यूजुअली रिक्योरिंग और लास्टिंग 3 months और लॉन्गर एंड इंटरफेरेंस विद फंक्शनिंग। क्रॉनिक पेन को हम परसिस्टेंस पेन भी कहते हैं, ये हमारा प्रोलॉन्ग्ड होता है, मतलब कि पहले से जो हमें दर्द हो रहा हो। यूजुअली रिक्वायरिंग, लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पे कितना बताया है, 3 महीने पुराना या उससे ज़्यादा, एंड इंटरफेरेंसेस विद फंक्शनिंग, और हम उसके साथ जो है वर्क भी कर रहे हो, हमारा फंक्शन भी हो रहा होता है। क्रॉनिक पेन इज़ नॉट कंसिडर्ड प्रोटेक्टिव, may not have an identified cause and leads to great personal suffering। क्रॉनिक पेन जो है वो कंसिडर प्रोटेक्टिव नहीं होता, ठीक है, ये आइडेंटिफाइड भी नहीं होता, और जो है ये क्या करता है, ग्रेट पर्सनल सफरिंग। फॉर एग्जांपल कोई जो अपेंडिसाइटिस का पेन होता है, हमें पेन हो रहा है, अपेंडिसाइटिस जो है वो इतनी इजीली आइडेंटिफाई नहीं होता कि आया ये अपेंडिसाइटिस है या नहीं, तो उसमें क्या होता है, पेन हो रहा होता है, पेन किलर लेके हम उसको क्या करते हैं, हमारे जो आयंस होते हैं उनको ख़त्म करते जाते हैं, रिलीज़
करते जो रिलीज़ हो रहे होते हैं उनको हम डिक्रीज़ करते रहते हैं और हमें थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्रॉनिक हो जाता है, तो वो आइडेंटिफाइड इतनी आसानी से नहीं किया जाता। तो पर्सन जो क्या होता है उस वो लीड्स होता है पर्सनल सफरिंग, बीमार भी रहता है। तो जब जब उसको कुछ होगा तो उसको जो है वही क्रॉनिक पेन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह और भी पेन है जो सिस्ट का पेन होता है, तो वो भी इतनी जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। क्रॉनिक पेन में भी नेक्रोनियस, नॉन कैंसरस, नॉन मैलिगेंट और कैंसरस मैलिगेंट। क्रॉनिक पेन जो है वो नॉन कैंसरियस भी हो सकता है और जिसमें नॉन मैलिग्नेंट होता है और कैंसरियस भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल क्या है? क्रॉनिक पेन, आर्थराइटिस, लो बैक पेन, हेडेक्स एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्रॉनिक पेन में हमारे पास क्या होता है कि आर्थराइटिस, अगर आर्थराइटिस हमारे क्या होते हैं, जो हमारे जोड़ों का दर्द होता है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। लो बैक पेन, कमर का दर्द, हेडेक, सर का दर्द, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि वही कोई नर्व इम्पल्सिस का, जैसे शेटिक नर्व का होता है, तो वो भी हमारा क्रॉनिक पेन में आता है। सीए पेन, कैंसर पेन। कैंसर पेन में भी अक्यूट एंड और क्रॉनिक। कैंसर पेन जो है वो अक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी होता है। इट कैन बी ड्यू टू ट्यूमर प्रोग्रेशन एंड इट इज़ रिलेटेड पैथोलॉजिकल प्रोसेस, इन्वेसिव प्रोसीजर्स, टॉक्सिसाइटिस ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन एंड फिजिकल लिमिटेशन। ये जो है किसी ट्यूमर से भी हो सकता है और ये जो है हमारे पैथोलॉजिकल प्रोसेस से भी रिलेट करता है। कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर, टॉक्सिसाइटिक ट्रीटमेंट या कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी फिजिकल लिमिटेशन से भी हमें हो सकता है। कैंसर पेन में बी सेंस एट द एक्चुअल साइट of the tumor and distance to the site. This kind of pain is called referred pain. कैंसर पेन जो कि सेंस हो सके, जिसको हम पहचान सके एक्चुअल साइट जैसे ट्यूमर की है, डिस्टेंस ऑफ द साइट, जो दो एक जगह दर्द हो रहा है, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, तो ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है कि हमें एक्चुअल साइट पता होती है कि पेन जो है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो वो हमारा रेफर्ड पेन होता है। नॉट ऑल क्लाइंट्स विथ कैंसर विल एक्सपीरियंस पेन। सब क्लाइंट्स नहीं, लेकिन जो कैंसर का पेन है वो जो है एक्सपीरियंस पेन हो सकता है। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? न्यूरोपैथिक पेन इज एसोसिएटेड विद डैमेज और माल फंक्शनिंग नर्व्स ड्यू टू इलनेस। न्यूरोपैथिक का जो पेन होता है वो माल फंक्शनिंग नर्व की इलनेस की वजह से होता है, उनकी डैमेज, यानी कि कोई भी नर्व अगर आपकी डैमेज हो जाती है, जैसे उसमें आपका क्या आ जाता है, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोथेरेपी, यानी कि शुगर की वजह से डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोथेरेपी हो सकती है। कोई भी इंजरी आपको हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है, अनडिटरमाइंड रीज़न, ठीक है, जिसका कोई रीज़न नहीं है, लेकिन आपको अगर इंजरी हुई है, अगर आपकी नर्व डैमेज हुई है, तो वो न्यूरोपैथिक पेन कहलाएगा। न्यूरोपैथिक पेन इज़ टिपिकली क्रॉनिक, ये जो है वो क्रॉनिक होता है। इट इज़ डिस्क्राइब एज बर्निंग, इलेक्ट्रिक शॉक एंड और टिंगलिंग, डल और इचिंग। इसमें क्या होती है, बर्निंग होती है, जलन होती है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा जो इसमें पेन होता है, और टिंगलिंग, डल एंड इचिंग, इचिंग वगैरह होती है। वो इसमें जो आपके जो कलर्स वगैरह, स्किन जो आपकी होती है वो भी डल होना शुरू हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, कलर डिम हो जाएगा एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं न्यूरोपैथिक पेन में। एपिसोड्स ऑफ शार्प शूटिंग पेन कैन ऑल्सो बी एक्सपीरियंस। न्यूरोपैथिक पेन टेंड्स टू बी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। ये जो है शार्प एपिसोड्स होती हैं इसकी, मतलब कभी इतना आपको पेन होगा हद से ज़्यादा, और जो शूटिंग पेन होता है उसको हम वो हमारा एक्सपीरियंस हो सकता है। न्यूरोपैथिक पेन टेंड्स टू बी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, और न्यूरोपैथिक का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको ट्रीट करना। टाइप्स ऑफ पेन बाय लोकेशन। अब लोकेशन के हिसाब से पेन की टाइप्स क्या हैं? सुपरफिशियल और क्यूटेनियस पेन। सुपरफिशियल और क्यूटेनियस पेन क्या होता है? पेन रिजल्टिंग फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ स्किन। सुपरफिशियल यानी कि ऊपर हमारी स्किन के ऊपर कोई चीज़ लगी है और हमें पता चला कि यहाँ से हमें लगी है, तो क्यूटेनियस यानी कि स्किन की ऊपरी सतह पे, सुपरफिशियल पे जो हमारा पेन होगा वो हमारा सुपरफिशियल और क्यूटेनियस पेन कहलाएगा। डीप और विजरल पेन कौन सा होता है? पेन रिजल्टिंग फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। किसी भी इंटरनल ऑर्गन में हमें पेन हो रहा है तो वो हमारा डीप और विजरल पेन कहलाता है। विजरल कहते हैं इंटरनल ऑर्गन को, फॉर एग्जांपल आपकी किडनी में पेन है, लिवर में पेन है, स्टमक में पेन है, या आपको अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, तो ये एब्डोमेन में पेन है, तो ये हमारा डीप और विजरल पेन कहलाएगा। रिफर्ड पेन कौन सा होता है? Perception of pain is unaffected areas. Common phenomena in visceral pain because may organ themselves have no pain, no receptors. Example, MI.
जो पेन की परसेप्शन होती है वो अनअफेक्टेड एरियाज़ में होती है। जैसे इसका कॉमन फेनोमेना क्या होता है, विज़ुअल पेन होता है क्योंकि जो आपके बाकी ऑर्गन्स हैं उनमें पेन नहीं होता, उनमें रिसेप्टर्स नहीं होते, ठीक है। जैसे आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपको जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो पेन होता है उसमें क्या होता है कि आपके जो विज़ुअल ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी पेन होता है, आपको जो है चेस्ट पे प्रेशर पड़ रहा होता है और सम टाइम इचिंग्स भी हो रही होती हैं, तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो उसको हम कहते हैं रिफर्ड पेन, कि एक पेन की वजह से आपका दूसरा जो है विज़ुअल ऑर्गन भी डैमेज हो सके। रेडिएटिंग पेन कौन सा होता है, सेंसेशन ऑफ पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम इनिशियल साइट ऑफ इंजरी टू अनदर बॉडी पार्ट, एग्जाम्पल लो बैक पेन, शेटिक नर्व इरिटेशन, रेडिएटिंग डाउन टू लेग। देखो, जिसमें सेंसेशन होती है जो एक्सटेंड करता है हमारी इनिशियल साइट से, जो इंजरी हमारी हुई होती है और कोई भी बॉडी पार्ट तक उसका जाना, मतलब कि एक जगह हमें इंजरी हुई है, एक तरफ हमें इंजरी हुई है, लेकिन जो उसका पेन है वो एक्सटेंड कर रहा है दूसरी इनिशियल साइट पर। फॉर एग्जांपल जो हमारा लो बैक पेन होता है, समटाइम इसमें दर्द होते होते हमारे पूरी जो है लो बैक पेन से हमारे हेडेक भी होना शुरू होता है। जो शियाटिक नर्व की जो इरिटेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है, उसकी वजह जो कि रेडिएशन उसकी डाउन टू लेग आ रही होती है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। इंटेंसिटी ऑफ पेन, most practitioners classify intensity of pain by using a standard scale। जो ज़्यादातर प्रैक्टिशनर ने क्लासीफाई किया है इंटेंसिटी ऑफ पेन को, तो वो स्टैंडर्ड स्केल के मुताबिक किया है। फॉर एग्जांपल 0 अगर आपका स्केल आ रहा है तो उसमें कोई पेन नहीं है, नो पेन। 0 to 10, 10 में क्या होता है, वर्स्ट पॉसिबल पेन स्केल। 0 to 10 वर्स्ट पॉसिबल पेन स्केल, इसको हम वर्स्ट पॉसिबल पेन स्केल भी कहते हैं। 1 to 3 की जो रेंज है उसमें हमारा माइल्ड पेन होता है, मतलब कि काबिल बर्दाश्त। 4 to 6 में होता है जो हमारा मॉडरेट पेन होता है, मतलब कि थोड़ा बर्दाश्त से ज़्यादा होता है, जिसमें हम मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं। एंड 7 to 10 में क्या होता है, डीम सीवियर पेन एट इज एसोसिएटेड विद द वर्स्ट आउटकम्स। उसमें जो है सीवियर पेन होता है और हमें आउटकम्स भी मिलते हैं, ये जो है बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पेन, डिग्री ऑफ पेन परसेप्शन, पास्ट एक्सपीरियंसेस, सोशल फैक्टर्स, अटेंशन, फैमिली सपोर्ट, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, एज, फैटिक, जीन्स। यानी कि पेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, यानी कि पेन की परसेप्शन देखना, हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, कोई फैमिली सपोर्ट हो, ठीक है। फिर जो फैक्टर्स आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो, किस एज की वजह से या कोई भी फैटिक जीन्स की वजह से। फिर सोशल फैक्टर में हमारे पास आता है अटेंशन, प्रीवियस एक्सपीरियंस, फैमिली एंड सोशल सपोर्ट होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, एनजाइटी, कॉपिंग स्टाइल होता है, स्पिरिचुअल फैक्टर होता है, कल्चरल फैक्टर होता है, रेस्पॉन्स ऑफ हेल्थ एंड प्रोफेशनल्स। गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन, द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस यूनिट। Physiologist Ronald Malzig and the anatomist Patrick Wall proposed the gait control theory for pain in 1965 to explain the physiological aspect of pain are as important as the physiological aspect। गेट कंट्रोल थ्योरी में क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट है रोनाल्ड मेल्जिक और उसको जो है एनाटॉमिस्ट पार्टिक, इन्होंने बताया गेट कंट्रोल थ्योरी 1965 में एक्सप्लेन किया कि साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट क्या है पेन के, जो कि हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू देम, इनके मुताबिक द पेन स्टिमुलाई transmitted by different pain fibers are blocked by gate mechanism located at the posterior gray horn of the spinal cord। If the gate is opened, pain is felt। If the gate is closed, pain is suppressed। मतलब कि इनके मुताबिक जो पेन स्टिमुलेशन है वो ट्रांसमिट हो रही है हमारे एफरेंट पेन से। एफरेंट पेन यानी कि पेन हमारे फाइबर्स को आर ब्लॉक्ड बाय गेट मैकेनिज्म। जो हमारा पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पे अगर पेन हमें हो रहा है तो जो हमारा जो पेन फाइबर होती हैं वो गेट मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देती हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन की तरफ जो है वो
पेन नहीं जाता। सेकंड सेगमेंट की यहाँ बात हो रही है। इफ़ द गेट इज़ ओपन, अगर गेट ओपन हो जाता है तो पेन जो है वो फेल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन ले ली, ब्लॉक कर दिया अगर उसने प्रोस्टाग्लैंडिन को, तो वो हमारा पेन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर गेट इज़ क्लोज और अगर हमने कोई मेडिसिन नहीं ली किसी भी किस्म की, तो पेन क्या है, सप्रेस हो जाएगा, सीवियर कंडीशन में चला जाएगा। द गेट कंट्रोल थ्योरी कंबाइंस कॉग्निटिव, सेंसरी एंड इमोशनल कंपोनेंट्स इन एडिशन टू द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। जो गेट कंट्रोल थ्योरी है उसने कॉग्निटिव एंड सेंसरी और इमोशनल कंपोनेंट्स बताए हैं फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में। द मैकेनिज्म एक्ट ऑन अ गेट कंट्रोल सिस्टम टू ब्लॉक द इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ पेन। जो मैकेनिज्म है उनका गेट कंट्रोल सिस्टम का, वो क्या है कि हर इंडिविजुअल की जो है पेन परसेप्शन को ब्लॉक किया जाए। पेन परसेप्शन इज रेगुलेटेड थ्रू अ गेटिंग मैकेनिज्म ऑफ द डोर्सल हॉर्न टू द स्पाइनल कॉर्ड। पेन परसेप्शन इज रेगुलेट, यानी कि वो रेगुलेट करती है हमारे गेटिंग मैकेनिज्म को डोर्सल हॉर्न, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती है, जहाँ पे पेन परसेप्शन होती है। द गेटिंग मैकेनिज्म कॉजेज वेजो कंस्ट्रक्शन एंड डिक्रीज नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, देयर बाय रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नॉक्शियस स्टेमुलाई। जो गेटिंग मैकेनिज्म होता है वो किसके सबब होता है, यानी कि वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, और जो नर्व कंडक्शन है वो डिक्रीज़ होती है, वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, और हमारा जो ट्रांसमिशन है नॉक्शियस स्टेमुलाई का, मतलब वही कि हम उसको कंट्रोल कर लें स्पाइनल तक, स्पाइनल कोड से अगर वो ब्रेन तक चला गया फिर मज़ीद जो है वो सीवियर हो सकता है। एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ पेनफुल सेंसेशन इज़ अल्टर्ड। इस रिजल्ट का, इसका नतीजे के मुताबिक जो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस है पेनफुल सेंसेशन की, वो अल्टर्ड हो जाए, यानी कि वो चेंज होती है। The large diameter cells have the ability when properly stimulated to close the gate and thus block transmission of the pain impulse to the brain। जो लार्ज डायमीटर है उसमें ये काबिलियत होती है, उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि जब स्टिमुलाई हो, प्रॉपरली स्टिमुलेटेड हो, यानी कि जब क्लोज हो जाए गेट, तो ट्रांसमिशन जो है पेन की वो ब्लॉक हो जाती है, वो इम्पल्स जो है ब्रेन तक फिर नहीं जाती। स्टिमुलेंट्स सच एज क्यूटेनियस मैसेज, ओपियोइड्स release an excessive stimulation or activation the large diameter cells to close the gate। स्टिमुलेंट्स होती है जैसे क्यूटेनियस मैसेज जाता है, ओपियोइड अगर हम कोई मेडिसिन ले लेते हैं वो रिलीज़ होती है, फिर उसकी एक्सेसिव स्टिमुलेशन होती है, तमाम लार्ज डायमीटर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं गेट को, ताकि जो गेट क्लोज हो जाएगा तो हमारा ब्रेन की तरफ जो है हमारा पेन नहीं जाएगा। क्लिनिकली द इफेक्टिवनेस ऑफ सेवरल नॉन फार्माकोलॉजिकल मॉडलिटीज सच एज मैसेज, acupuncture and acupressure supports the gate control therapy। क्लिनिकली जो इसका इफेक्टिव होता है सेवरल नॉन फार्माकोलॉजिकल मॉडलिटीज़ का, वो क्या होता है कि मैसेज के थ्रू हो सकता है, अक्यूपंचर, अक्यूप्रेशर, और जो है गेट कंट्रोल थ्योरी को सपोर्ट करता है। ये थ्योरिकल गेट ओपन हुआ यहाँ से डोर्सल हॉर्न से, और ये डायामीटर है, फिर ये स्मॉल डायामीटर है जिसके थ्रू पेन गया था, और ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा। स्पाइनल कॉर्ड से हमारा जो है वो स्मॉल डायामीटर में जाता है, जो कि पेन इम्पल्सिस टू द ब्रेन, जो इम्पल्सिस होती हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन की तरफ जाती हैं, तो स्मॉल डायामीटर होता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है लार्ज डायामीटर, उसके बाद हमारा डोर्सल हॉर्न आ जाता है। डोर्सल हॉर्न में जो है वो हमारी एक गेट ओपनिंग होती है जहाँ से नर्व निकल कर जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी दिया हुआ है कि गेट जब क्लोज हो जाएगा तो जो लार्ज डायमीटर है वहाँ से नॉन पेन इम्पल्सिस टू द ब्रेन, कोई पेन की इम्पल्सिस जो ब्रेन तक नहीं जाएगी, और जो फाइबर है स्मॉल डायमीटर फाइबर कैरिंग पेन इम्पल्सिस, जो फाइबर है वो खुद ही उसको कैरी कर लेगी। ये ओपन गेट की एग्जाम्पल है और ये क्लोज गेट की एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई है। गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन क्या बता रहा है, पेन इम्पल्सिस कैन बी रेगुलेटेड और इवन ब्लॉक्ड बाय गेटिंग मैकेनिज्म लोकेटेड अलोंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो पेन इम्पल्सिस हैं वो रेगुलेट हो सकती हैं अगर वो ब्लॉक्ड हो गई हैं गेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू, तो उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है। द थ्योरी सजेस्ट द पेन इम्पल्सिस पास थ्रू व्हेन अ गेट इज ओपन एंड दैट इम्पल्सिस आर ब्लॉक्ड व्हेन अ गेट इज क्लोज। जो थ्योरी है वो हमें सजेस्ट कर रही है कि पेन इम्पल्सिस पास होंगी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ, तो कैसे होंगी, जब गेट वो ओपन होगा, ठीक है। जो इम्पल्सिस हैं वो ब्लॉक्ड हो जाएंगी अगर गेट जो है वो क्लोज्ड होगा। दिस गेटिंग मैकेनिज्म कैन बी फाउंड इन द सेल्स ऑफ डोर्सल हॉर्न, द स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। जो ये गेटिंग मैकेनिज्म होता है ये पाया जा सकता है कहाँ पे, जो हमारे सेल्स होते हैं डोर्सल हॉर्न में। डोर्सल हॉर्न वही जो हमारे गेट के पास होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है। थैलेमस जो है हमारा ब्रेन का पार्ट, हाइपोथैलेमस, एंड लिम्बिक सिस्टम भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है। पेन थ्रेशर होल्ड,
पेन थ्रेशोल्ड इज़ द पॉइंट एट विच अ पर्सन फील्स पेन। पेन थ्रेशोल्ड वो पॉइंट होता है जब पर्सन को पेन जो है महसूस हो रहा होता है। पेन थ्रेशोल्ड कैन बी डिफरेंट और डिफरेंट इंडिविजुअल बिकॉज स्ट्रेस, एक्सरसाइज एंड मैनी अदर फैक्टर्स इंक्रीज द रिलीज ऑफ एंड्रोफिन्स रेसिंग एंड इंडिविजुअल्स पेन थ्रेशोल्ड। पेन थ्रेशोल्ड जो है वो डिफरेंट तरीक़ों में पहचाना जा सकता है कि हर एक इंडिविजुअल को, क्योंकि समटाइम स्ट्रेस से पेन होता है, फिर एक्सरसाइज से पेन होता है, कुछ अदर फैक्टर से भी आपको पेन होता है जो कि आपके जो एंडोर्फिन होते हैं उनको रिलीज़ करता है, उनको बढ़ा देता है। और जो इंडिविजुअल थ्रेशर होल्ड पेन होता है वो राइजिंग होना शुरू हो जाता है, मतलब पेन महसूस होना शुरू हो जाता है। द अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग सब्सटेंसेस वेरी विथ एवरी इंडिविजुअल, सो द रेस्पॉन्स टू पेन विल बी डिफरेंट अमंग इंडिविजुअल। जो सर्कुलेटिंग सब्सटेंस होता है, जो अमाउंट होता है, वो हर एक इंडिविजुअल का, यानी कि वो पेन की तरफ रेस्पॉन्स करता है, तो उसमें डिफरेंट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, सबका जो है वो इंडिविजुअली तौर पे सबका डिफरेंट होगा। जो पेन सर्कुलेटिंग अमाउंट है वो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होगा। पेन मैनेजमेंट असेसमेंट। एज पेन इंटेंसिटी इज़ कंसिडर्ड द फिफ्थ वाइटल साइन। असेसमेंट में अगर हम देखें तो असेसमेंट में पेन इंटेंसिटी जो है कंसिडर की जाती है, माना जाता है, ये हमारा फिफ्थ वाइटल साइन है। इन असेसिंग अ पेशेंट द पेन, द नर्स रिव्यूज़ द patient's description of the pain and other factors that may influence pain। मतलब कि पेन पेशेंट को जब हम असिस्ट करेंगे पेन के साथ, तो एक नर्स जो है वो पेशेंट को देखती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेन एंड अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पेन, उसके डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन को देखती है, उसके अदर फैक्टर्स देखते हैं, मतलब उसकी चेंजिंग को देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। फिर हम उससे ये डिस्क्रिप्शन में हम क्या देखते हैं कि प्रीवियस एक्सपीरियंस, एनजाइटी एंड एज। प्रीवियस एक्सपीरियंस देखते हैं कि उसको पहले से कोई दर्द वगैरह तो नहीं है, उसकी एनजाइटी हम चेक करते हैं और उसकी एज देखते हैं, एज वेल एज द पर्सनस रेस्पॉन्स टू द पेन रिलीफ स्ट्रेटजीज। और उसको हम साथ साथ रेस्पॉन्स भी करते हैं ताकि उसकी जो पेन है वो रिलीव हो सके। कॉल्डेरा। कॉल्डेरा में क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, शार्प पेन, डल पेन, डिफ्यूज पेन, प्रेशर, स्क्वीजिंग एंड हैवीनेस। अच्छा, पेन असेसमेंट को जो है वो हम कॉल्डेरा चेक करते हैं। कॉल्डेरा में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले पेन की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में हम ये देखेंगे कि वो शार्प पेन है, मतलब अभी जो स्पीडली पेन होता है, जो अक्यूट पेन होता है वो है, या डल पेन है, या उसका प्रेशर कम है, या स्क्वीजिंग है, या उसमें कोई हैवीनेस है, या डिफ्यूज पेन है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक देखें कि उसको किस तरीके का पेन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, ये हम कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे। ऑनसेट ऑफ पेन, व्हेन पेन स्टार्टेड एंड हाउ पेन इनिशिएटेड। ऑनसेट में हम क्या देखेंगे कि पेन कैसे हो रहा है, कब से हो रहा है, ठीक है। और लोकेशन ऑफ पेन में देखेंगे कि कहाँ हो रहा है। ड्यूरेशन ऑफ पेन में फॉर लॉन्ग हाउ पेन परसिस्ट। ड्यूरेशन में हम ये देखेंगे कि ये अक्यूट पेन है या क्रॉनिक पेन है। ई फॉर एक्सिस्परेटिंग फैक्टर्स, विच फैक्टर्स इंक्रीज द पेन, एग्जाम्पल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, डाइट, ड्रग। यानी कि एक्सरबेटिंग फैक्टर देखेंगे कि क्या फैक्टर्स इंक्रीज कर रहा है पेन को, जैसे किसी एक्टिविटी की वजह से उनका पेन इंक्रीज हो रहा है, किसी एक्सरसाइज की वजह से उनका पेन इंक्रीज हो रहा है, या डाइट या कोई भी मेडिसिन की वजह से उनका पेन इंक्रीज हो रहा है। वो फैक्टर्स हम चेक करेंगे। उसके बाद है रिलीविंग फैक्टर। रिलीविंग फैक्टर में आपके पास क्या आएगा? व्हाट फैक्टर्स रिलीव पेन, एग्जाम्पल ड्रग, रेस्ट। अब रिलीविंग फैक्टर में हम ये देखेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जिससे उसका पेन रिलीव हो सकता है। अगर हम उसको मेडिसिन देंगे तो मेडिसिन से उसका पेन रिलीव हो सकता है, या वो रेस्ट करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे उनको सर में दर्द हो रहा है, आप उनको चाय पिला दो और वो सो जाएंगे तो उनका पेन जो है वो रिलीव हो जाएगा। रेडिएटिंग, डज पेन रेडिएट स्प्रेड एनीवेयर एल्स और नॉट। रेडिएटिंग का मतलब होता है कि पेन आपका रेडिएट हो रहा है, फैल रहा है। फॉर एग्जांपल आपके एब्डोमेन में एक जगह पेन है, ठीक है, अब वो मजीद घूम रहा है इधर उधर, या एक ही जगह पे पेन है। फिर है हमारा एसोसिएटेड फैक्टर्स, व्हाट अदर सिम्टम्स टू अकर विद पेन, एग्जाम्पल डायफ्रोसिस, नोजिया, वोमिटिंग। एसोसिएटेड फैक्टर में हम वो देखते हैं कि पेन के साथ आपको कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एब्डोमेन में आपके पेन हो रहा है तो उसके साथ आपको वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, डायफ्रोसिस हो रहा है, ठीक है, तो हम ये चीज़ें उसमें चेक कर देंगे। अब देखते हैं पेन स्केल, जिसको हम लाइकर स्केल भी कहते हैं। टू अवॉइड कन्फ्यूजन, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल्स NRS शुड यूज़ 0 to 10 रेंज। यानी कि कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल जो है वो आपको चाहिए, जो कि 0 to 10 रेंज में होता है। 0 इंडिकेट नो पेन एंड 10 इंडिकेट द रस्ट पेन पॉसिबल फॉर दैट इंडिविजुअल। 0 का मतलब होता है कि कोई पेन नहीं है, और 10
पे मतलब ये होता है कि रस्क पेन यानी कि बर्दाश्त से बाहर, पॉसिबल फॉर दैट इंडिविजुअल, ये पॉसिबल है यानी कि हर इंडिविजुअल के लिए। एस्टिमेट द इंटेंसिटी ऑफ पेन बाय आस्किंग द क्लाइंट दैट फ्रॉम बिगनिंग ज़ीरो विच मीन्स नो पेन अप टू कंसिक्वेंस डिग्रीज फ्रॉम 110 हाउ मच यू फील पेन। एस्टिमेट द इंटेंसिटी ऑफ पेन, हम पेन को देखेंगे, उसको एस्टिमेट करेंगे, उसकी इंटेंसिटी को देखेंगे और हम अपने पेशेंट से पूछेंगे कि आपको पेन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। पेशेंट को हम देखने के बाद अगर बिगनिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि उनको कोई पेन नहीं है, और उसके बाद कंसिक्वेंस डिग्रीज यानी कि 1 to 10 तक जब जा रहा है तो हम देखेंगे कि उसमें वो क्या फील यानी कि क्या महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पेन इंटेंसिटी स्केल की बताई गई है, सिंपल डिस्क्रिप्टिव पेन इंटेंसिटी स्केल। 0 से लेके यहाँ पे 10 न्यूमेरिक पेन इंटेंसिटी स्केल है। 0 का मतलब है नो पेन, 0 से यानी कि 1 से अगर 3 की तरफ होगा तो वो माइल्ड पेन होगा, फिर 3 to 5 होगा तो वो मॉडरेट पेन होगा, फिर 1 to 4 होगा तो माइल्ड होगा, 4 to 6 होगा या 7 होगा तो वो मॉडरेट होगा, 7 to 10 होगा तो वो सीवियर होगा। फिर उसके बाद भी यहाँ पर वेरी सीवियर एंड वर्स्ट पॉसिबल पेन, पहले पेन नहीं हो रहा, फिर हल्का हो रहा है, काबिल बर्दाश्त है, मॉडरेट में भी काबिल बर्दाश्त है, सीवियर हो रहा है कि अब बर्दाश्त ख़त्म हो गई, वेरी सीवियर पेन के बर्दाश्त इतनी हो गई कि किया भी नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, मूवमेंट नहीं हो पा रही, और वर्स्ट पॉसिबल पेन होता है कि बिल्कुल ही ख़त्म। ठीक है, उसके बाद ये मॉडरेट पेन यहाँ बता दिया। फिर विजुअल एनालॉग स्केल है, पेन एज बेड एज इट कुड पॉसिबल बी, नो पेन। उसके बाद यहाँ पर स्केल में आपको दिया हुआ है कि धीरे धीरे पेन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद पेन असिस्टेंट फॉर अडल्ट। अब अडल्ट में किस तरीके की असिस्टेंट होती है वो देखते हैं। पेन असिस्टेंट PQRST, व्हाट डज इट मीन्स, लेट्स सी। विजुअल एनालॉग पेन स्केल, न्यूमेरिक रेटिंग पेन स्केल, कॉल्डेरा। जो बड़ों को हम पेन असिस्ट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे कि उसकी हम असिस्मेंट कर सकते हैं PQRST प्रोसेस के थ्रू। कोई हम विजुअल पेन स्केल ले सकते हैं या न्यूमेरिकल रेटिंग पेन जो पीछे पिक्चर में दिखाया है वो, या तो फिर कॉल्डेरा जो हमने देखा था कि उसमें हम पहले कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ऑनसेट, फिर लोकेशन, फिर ड्यूरेशन, फिर एक्सरबरेटिंग, फिर रिलीविंग, फिर रेडिएटिंग और फिर एसोसिएटेड। वही कि हम उनसे पूछेंगे पेन कहाँ हो रहा है, कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब हम उनसे पूछेंगे। फैक्टर्स फॉर असिस्टमेंट PQRST जो हम पूछ रहे थे वो हम यहाँ पर देखते हैं और उसके आंसर्स भी देखते हैं। P फॉर पैलिएटिव फैक्टर्स, प्रोवोकेटिव फैक्टर्स यानी कि व्हाट मेक्स इट बेटर, ये कैसे बेहतर हो सकता है, व्हाट मेक इट वर्स, और कैसे ज़्यादा हो सकता है। पैलिएटिव फैक्टर्स में हम ये देखेंगे। Q फॉर क्वालिटी देखेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ लाइक, उसको एग्जैक्टली क्या सही लग रहा है। रेडिएशन देखेंगे, डज इट स्प्रेड एनीवेयर, क्या ये कहीं और फैल रहा है या एक ही जगह है। एस फॉर सेवरिटी, हाउ सीवियर इज इट, कितना सीवियर है हम वो देखेंगे। हाउ मच डज इट अफेक्ट योर लाइफ, और आपकी लाइफ में ये किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है। टेम्पोरल फैक्टर, इज़ इट देयर ऑल द टाइम और डज इट कम एंड गो, मतलब कि यह हमेशा हो रहा है, एक ही टाइम में मुसलसल हो रहा है, या पेन कभी हो रहा है और कभी नहीं हो रहा। ये हम रेटिंग स्केल पेन की किस तरीके से देखेंगे कि हम जो है उनके फेशियल एक्सप्रेशन से उनको देखेंगे। ठीक है, पेन मेजरमेंट स्केल, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पेन फेशियल एक्सप्रेशन बताए गए हैं, जिससे आप देख लेंगे कि 0 पे जो है वो स्माइल कर रहा है, मतलब कि नो पेन, कोई पेन नहीं है। 1 से 2 में भी थोड़ा बहुत स्माइल है। हर्ट्स लिटिल बिट है, ठीक है। फिर 3 to 4 में लिटिल मोर, थोड़ा सा बढ़ गया। 5 to 6 में हर्ट्स इवन मोर, कुछ और हो गया। फिर 7 8 9 में क्या है, हर्ट्स होल लॉट, यानी कि आंसू आने लग गए, सीवियर की तरफ चला गया। और रोस्ट पेन में जो है बुरा हाल हो गया उसका, और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब कि इमेजिनेबल कि उसको देखा भी नहीं जा सकता। पेन असिस्टेंट फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को किस तरीके से असिस्ट करेंगे। फ्लैश पेन रेटिंग स्केल, फ्लैग पेन रेटिंग स्केल होता है, उससे देखेंगे। आउचर पेन स्केल से देखेंगे, या रॉन्ग बेकर फेसिंग पेन रेटिंग स्केल या फेस एक्सप्रेशन से हम देखेंगे। द फ्लैग scale has been validated in children 2 months to 7-year-old and rates pain behavior as manifested by, जो फ्लैग स्केल है उससे हम देख सकते हैं कि वो जो है 2 महीने के बच्चों से लेकर 7 साल के बच्चों तक पेन जो है मैनिफेस्ट देख सकते हैं उनके बिहेवियर से। अब फेशियल एक्सप्रेशन, फ्लैग क्या है,
उसको देखते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब कि हम उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखेंगे, लेग मूवमेंट को देखेंगे, उनकी एक्टिविटी को देखेंगे, क्राई देखेंगे कि वो रो रहे हैं या नहीं, एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं, कौन से लेबिलिटी को देखेंगे, मयर्स करेंगे और फिर यील्ड स्कोर 0 to 10 और फिर हम उसको फिल डाउन करेंगे 0 to 10 से। रॉन्ग बेकर फेसिस पेन रेटिंग स्केल यहाँ बताया गया है। ये देखें बच्चों को हम किस तरीके से देख रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन देखेंगे, लेग्स, फिर एक्टिविटी, क्राई और फिर कंसोलेबिलिटी यहाँ पर बताया गया है। 0 to 1 में देखें, 2 में देखें, 3 to 4 में देखें, 5 to 6 में, फिर 7 to 8 में और 9 to 10 में वो जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया। पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस में ये हो रहा था कि आप उसको मैसेज के थ्रू कोई भी आप पिक्चर दिखा दो, किसी भी तरीके से आप उसको बहला के उसका दर्द आप रिलीज़ कर सकते हो विदाउट एनी मेडिसन। चाहे आप उसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन यूज़ करें या कुछ भी। उसके बाद आपका आ जाता है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस यहाँ पे दिखाई गई हैं कि हीट थेरेपी आप उसको दे दो, कोल्ड थेरेपी आप दे दो, उसको रिलैक्स फील कराओ। ठीक है, कोई भी पिक्चर दिखाओ, कुछ भी उसको बातों में लगा के हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन नर्सिंग केयर प्लान में आ जाता है। नर्सिंग डायग्नोज है, फिर उसके गोल्स हैं। तो ये यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान भी यहाँ पर दिया गया है जो कि बना हुआ है, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। फिर हमारे जो वेरिएशंस हैं मतलब कि अक्यूट है, क्रॉनिक है, नोसिसेप्टिव है, न्यूरोपैथिक है, उसकी डेफिनेशन है, फिर उसका स्कोप क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिर गोल्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैनेजमेंट, असेसमेंट। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी पीपीटी पेन के बारे में जो कि ख़त्म हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग में।